Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. This is something about me. Let's start a topic. आज का टॉपिक है 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर टीजीटी होम साइंस का 45 क्वेश्चन तक इस पे हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से जाके देख लीजिएगा। आज 46 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन में क्या है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम इज द स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये पूछ रहा है कि समस्या को प्रभाषित करना निर्णय प्रक्रिया का चरण है। अब ये तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि निर्णय पर निर्माण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। वैसे इसमें जो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम जो आंसर सही है ये है आपका फर्स्ट। कैसे फर्स्ट है? आई थिंक सबने पढ़ा ही होगा। दिखाते हैं इसके 5 चरण कौन से हैं। जो मेरे नोट्स हैं, टीजीटी के नोट्स हैं, उसमें मेंशन है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कितने चरण है? 5 चरण है। ये हिंदी में है। सबसे पहले कौन सा है? डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। सेकंड है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव्स। थर्ड है एनालाइजिंग द अल्टरनेटिव। फोर्थ है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। लास्ट है एक्सेप्टिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सबसे पहला क्या था? समस्या को प्रभाषित करना। जब डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन निर्णय प्रक्रिया जब करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी निर्णय लेने से पहले सबसे पहले क्या जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है। उसके बाद समस्या को जब पता चल जाता है कौन सी समस्या है, फिर क्या करते हैं? विकल्पों की पहचान करते हैं कि कौन सा विकल्प इसके लिए सही रहेगा। कि मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है कि अब काफी लोग वहां पे हैं, उनको डिसीजन लेना है, तो काफी लोग अपने अपने तरीके से विकल्प देंगे। फिर विकल्प देने के बाद उसका विकल्प क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे कि जो ये विकल्प लिया गया है इस डिसीजन के लिए या जो निर्णय ले रहे हैं इसके लिए सही होगा या नहीं होगा। जब विश्लेषण कर लेते हैं, समस्या का विश्लेषण करने के बाद क्या करते हैं? एक विकल्प उसमें से क्या कर लेते हैं? चुन लेते हैं कि हाँ ये डिसीजन लेना है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है या विकल्प जो है यही इसके लिए निर्णय जो लेना है यही सही निर्णय है। नेक्स्ट, निर्णय के परिणामों को स्वीकार करना। फिर क्या कहता है? सब लोग क्या होते हैं? उस निर्णय को क्या करते हैं? स्वीकार कर देते हैं। ये इसके 5 चरण थे। तो उसमें यही पूछा गया था कि पहला चरण इसमें स्टेप, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहला स्टेप कौन सा है? स्टेप इन स्टेप तो फर्स्ट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस। कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। ये पूछ रहा है कि एनर्जी, स्किल, एबिलिटी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। एबिलिटी भी क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। स्किल क्या है? ह्यूमन बिहेवियर। सिर्फ जो एक क्या पूछ रहा है, मानवीय और अमानवीय दोनों का उदाहरण है, वो क्या है? एनर्जी है। एनर्जी इसलिए है कि एक तो एनर्जी है कि वैसे तो अगर ये ऑप्शन नहीं पूछा गया होता ह्यूमन नॉन ह्यूमन दोनों में से, अगर इन तीनों में ऑप्शन में कोई और मैच होता तो हम और कोई चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी दिया गया है, ऊर्जा को दिया गया है। तो ऊर्जा क्या है? ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों एनर्जी है। ह्यूमन ह्यूमन तो समझ में, नॉन ह्यूमन कैसे समझ में आ रहा है कि अमानवीय कैसे हो रहा है? अमानवीय एनर्जी से किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके जब हम कोई चीज करने लगते हैं तो उसमें क्या होता है? नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है डाटा मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट प्रॉब्लम। डाटा प्रबंधन का अर्थ प्रबंधन समस्याओं में विज्ञान का अनुप्रयोग। इसमें से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है जो क्या करता है? विज्ञान का प्रयोग करता है। मतलब अपने मैनेजमेंट में किसका प्रयोग करता है? विज्ञान का प्रयोग करता है। ऑप्शन में क्या है? प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक्स। समस्या प्रबंधन या हल प्रबंधन या वैज्ञानिक प्रबंधन या कलात्मक प्रबंधन। एक वर्ड यहाँ पे आया है कि प्रबंधन समस्या विज्ञान का अनुप्रयोग। अगर जब विज्ञान का अनुप्रयोग होगा तो कौन सा आएगा? वैज्ञानिक आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी। नेक्स्ट है that is defined as a familiar knowledge combined in practical application to work performance। कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या पूछ रहा है कि कौन
कौन सा ऐसा प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग करते हैं कि जब हम कार्य करते हैं उसको ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्लम्पीनेस मतलब अनाड़ीपन, ये तो है नहीं है, अनाड़ीपन तो जब ज्ञान में तो आता नहीं है। इनकैपेसिटी, अक्षमता भी ज्ञान में नहीं आएगी। स्टूपिडिटी, अब बेवकूफी भी नहीं आएगी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन बच रहा है? स्किल। स्किल क्या है? आपका ज्ञान है, योग्यता है आपके अंदर। नेक्स्ट है डॉट डैश इज द इनकम इज रिफर्ड एज अ एंजॉयमेंट इनकम। अर्जन आनंद अर्जन के रूप में संदर्भित है। कौन सा है कि इसमें आपका मनी है, रियल है, साइकिक है या गुड है? कौन सी इनकम होती है जो अर्जन आनंद मतलब अर्जन आनंद मतलब आत्म वाली संतुष्टि देती है, आत्मिक संतुष्टि देती है, वो होती है साइकिक इनकम। मतलब ये आपको रियल में पैसे नहीं मिलते हैं, पैसे आपको रियल में नहीं मिलेंगे। आपको ये मनी मिला या आपको कोई नॉन ह्यूमन रिसोर्स से कोई ऐसी चीज मिल गई जिससे आपको पैसे मिल गए, आपका पैसे बच गए, वहां बचत हो गई। ये होता है जैसे कोई ऐसे अचीवमेंट, कोई जैसे अचीवमेंट मिलता है, उससे तो धन नहीं आता है। लेकिन ये जो साइकिक इनकम मतलब आत्मा को जो संतुष्टि मिलती है, तो ऐसा लगता है कि जिसे धन की प्राप्ति हुई है, तो वो आपको क्या होता है? साइकिक इनकम होता है। नेक्स्ट आत्मिक, हिंदी में आत्मिक होता है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस इकोनॉमी इनसिक्योरिटी इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। कौन सा घटाता है? बेजेस, सैलरी तो नहीं, सैलरी है, सॉरी बेजेस है, वेतन है, सैलरी है, सर्विसेज है, सेविंग है। इसमें जो आपका ऑप्शन है सही आंसर है सेविंग। क्या करता है कि जब अगर वृद्धावस्था में सेविंग नहीं किए रहेंगे तो आर्थिक सुरक्षा को क्या करेगा? घटा देगा। क्योंकि वृद्धावस्था में वेतन वेतन तो मिलता नहीं है, अगर मिलेगी तो सैलरी भी नहीं मिलती है, पेंशन मिलती है। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज सेवाएं, कोई वृद्धावस्था में सर्विसेज सेवाएं नहीं दे पाता है तो उसकी असुरक्षा की कोई चांस ही नहीं होता है। नेक्स्ट है that means to circulate fresh air and driving out fuel air in order to freshen up their interiors of a house। डॉट का अर्थ है कि एक घर के आंतरिक भाग को ताजा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु प्रसंचित करता है। ये कौन करता है? वेंटिलेशन करता है, वायु का आवागमन करता है। क्या कहता है इसमें? जो आपकी जो आंतरिक वायु, जब आपकी वायु अंदर की दूषित हो जाती है तो बाहर की वायु क्या शुद्ध वायु अंदर आती है और दूषित वायु बाहर निकल जाती है और वायु का संचारण बना रहता है। और ये तब होता है जब वेंटिलेशन प्रॉपर बना होता है। मान लीजिए ये एक रूम है तो इधर भी विंडो है या डोर है और इधर भी कहीं विंडो या डोर होगा, तभी वो वातावरण वेंटिलेशन प्रॉपर हो पाएगा। क्योंकि अगर इधर से एयर इंटर कर रही है, मान लीजिए फ्रेश एयर इंटर कर रही है, तो इसको निकलने के लिए जो यहाँ की दूषित वायु है, इस कमरे की दूषित, उसको निकलने के लिए भी तो कहीं जगह होना चाहिए। अगर जब प्रॉपर वेंटिलेशन है तो ये इधर से दूषित वायु निकल जाती है और इधर से इंटर कर जाती है। या कभी मान लीजिए इधर से फ्रेश एयर इंटर कर रही है, इधर से दूषित वायु निकल जा रही है। नेक्स्ट है डॉट इज रिफर टू एनी अरेंजमेंट ऑफ लाइन, फॉर्म्स, कलर एंड टेक्सचर। रेखाओं, रूप, रंगों और संरचनाओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं? डिजाइन कहते हैं। यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे हारमोनी लगाए थे, एक सामंजस्य लगाए थे। यहाँ पे क्या कह रहा था? एनी अरेंजमेंट ऑफ लाइन, फॉर्म्स, कलर एंड टेक्सचर। क्या कह रहा है? डिजाइन की परिभाषा ही यही है कि जब रेखा, रूप, रंगों, संरचनाओं की जब व्यवस्था करते हैं, किसी एक ऐसे स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिजाइन बोलते हैं। सामंजस्य तो ये होता है जब हारमोनी ये होता है किसी चीज को जब एक रूप में लेके आते हैं, एक रूपता जिसमें लेके आते हैं, वहां पे हारमोनी होती है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट का तो मान लीजिए लाइन हो गई और फॉर्म क्या होता है कि आपको जब किसी स्ट्रक्चर में दे दिया लाइन शेप को बना के, फिर इसमें कलर कोई फिल कर दिया, टेक्सचर में कोई दे दिया रफ, तो ये जब कोई आप डिजाइन बना लेंगे। वैसे डिजाइन अच्छी नहीं है मेरी यहाँ पे। नेक्स्ट डॉट द डिजाइन प्रिंसिपल लॉ ऑफ रिलेशनशिप। डिजाइन सिद्धांत से संदर्भित ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि डिजाइन सिद्धांत से संदर्भित है समानुपात, संतुलन, लय या जोर। ये आपका प्रोपोर्शन है। एक 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 यहाँ पे एक टैग लाइन ही बता दो, समानुपात जिसको बोलते हैं हिंदी में। अगर आंख बंद करके जहां पे रिलेशनशिप पूछ लेगा, लॉ ऑफ रिलेशनशिप, ये प्रोपोर्शन का डिफिनेशन में है। लॉ ऑफ रिलेशनशिप
कि मतलब एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, एक संबंध बना होता है कि 2% लेंगे या 3% लेंगे, तो जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो संबंध बनता है, जो नियम होता है, वही क्या कहलाता है, आपका समानुपात कहलाता है। तो अगर लॉ ऑफ रिलेशनशिप दिख गया या लॉ रिलेशनशिप वर्ड भी दिख गया ला, तो आप आंख बंद करके इस पर टिक कर सकते हैं, प्रोपोर्शन पे, समानुपात पे। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस भी पता ही होगा, रिदम भी पता ही होगा। इम्फेसिस भी क्या होता है, इम्फेसिस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं इम्फेसिस को। कि जो मान लीजिए किसी रूम में कोई एक किसी भी फ्लावर पार्ट को बीच में रख दिया, बहुत बड़ा फ्लावर पार्ट को रख दिया है, तो जैसे कोई रूम में एंटर करेगा तो उसका सबसे पहले क्या नजर किस पे पड़ेगी, इस फ्लावर पे पड़ेगी। तो ये आप किस चीज को आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में, आप टेबल को बनाना चाह रहे हो या किनारे रखे फ्लावर पॉट को बनाना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपने इम्फेसिस कहाँ पे दिया है, पूरे रूम डेकोरेशन में इम्फेसिस या किसी डिजाइन में इम्फेसिस कहाँ पे, या क्या बोलते हैं इम्फेसिस को, बल बल का सॉरी जोर कहाँ पे दिया है, बल जोर कहाँ पे दिया है। रिदम में भी होता है कि रिदम में किस रिदम में जा रहे, किस लय में आप डिजाइन बनाने वाले, लीजिए कोई चिड़िया बना रहे तो चिड़िया चिड़िया बना रहे हैं, या अरेंजिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं, ये लय में जा रहा है। जैसे आपको कोई सीनरी भी लगा रहे हैं, ये कैसे दिख रहा है, एक रिदम में दिख रहा है, एक बड़ा सॉरी पहले एक छोटा फिर बड़ा, फिर मतलब ये देखने में देखिए एकदम एकदम रिदम लग रहा है कि जो या कोई वाल सीनरी भी लगाए हैं तो कैसे लगी, एक लय में लगी हुई है। और ये बैलेंस क्या होता है, बैलेंस आपके 2 टाइप के होते हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे यहाँ पे, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है फर्नीचर फिनिश्ड विथ कुशन सरफेस इज कॉल्ड। गद्दा युक्त पृष्ठ वाले फर्नीचर को क्या कहते हैं, अपहोल्स्ट्री कहते हैं। अपहोल्स्ट्री क्या कहते हैं, अपहोल्स्ट्री में क्या होता है, जो भी स्पंज होता है, स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग में क्या लगा होता है, फोम लगा होता है। आपका सोफा हो गया, मतलब आपकी सोफा हो गया, कोई रजाई भी हो आपकी, क्या है, अपहोल्स्ट्री में ही आती है। कोई भी जो कुशन जिसमें कुशन युक्त होगा वो आपका क्या आएगा, अपहोल्स्ट्री में आएगा। नेक्स्ट है द सॉरी द डॉट डॉट इज द टैक्टिल सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल। पदार्थ की स्पर्शनीय पृष्ठ गुणवत्ता है। स्पर्शनीय मतलब किसी चीज को जब हम छू रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता किस में करते हैं, यहाँ पर टेक्सचर, इल्यूजन, इफेक्ट या ऑब्जर्व। टेक्सचर की तो डेफिनेशन ही है, डॉट डॉट सरफेस इज द टेक्टाइल सरफेस क्वालिटी ऑफ मटेरियल। इसका ये टेक्सचर की पोत बोलते हैं, ये तो यहाँ पे संरचना लिखा हुआ है, टेक्सचर को पोत भी बोलते हैं। तो ये अब आपका क्वेश्चन, पोत क्या होता है, जब किसी पदार्थ को हम छू के बताते हैं कि क्या है, रफ है, फाइन है, लस्टीरियस तो खैर दिख भी जाता है, आंखों से भी देखते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों को क्या ये आपको टेक्सचर जो करते हैं छू के बताते हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट सॉरी इफ आर पॉजिटिव मैन मैरीज आर नेगेटिव वुमेन द रिजल्ट विल बी फीटस। यदि एक आरएच धनात्मक व्यक्ति एक आरएच ऋणात्मक औरत से विवाह करता है तो परिणाम भ्रूण भ्रूण क्या होगा, मतलब उसके बाद जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भ्रूण कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, सब धनात्मक बनेगा। नेक्स्ट डॉट डॉट इज द नोन एज पुअर मैन मिल्क्स। डॉट डॉट गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रागी को कहा जाता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता, अच्छा पुअर मैन्स मिल्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि रागी क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में कैल्शियम सबसे ज्यादा इसी में होता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। सबसे बड़ा सोर्स क्या है, रागी जो है कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स है। और मिल्क क्या होता है, मिल्क में ही कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो दूध नहीं अफोर्ड कर पाता तो रागी क्या होता है, 10 रुपए 15 रुपए, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो वहाँ 5 रुपए किलो 3 रुपए किलो मिल जाता है। तो और रागी क्या है, रफ है, रफ सीरियल है रागी। व्हीट जर्म आपका नहीं है, ज्वार भी नहीं है आपका, बाजरा भी नहीं है। नेक्स्ट डाटर इज द कॉमन फीडिंग प्रॉब्लम ऑफ इन्फेंट्स। शिशुओं की सामान्य दुग्धपान समस्याएं हैं, कब्ज, डायरिया, एलर्जी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। शिशु की सामान्य जब भी बच्चा का दूध पीता है तो ये तीनों तीनों प्रॉब्लम हो सकती है, कब्ज भी बन सकता है, डायरिया भी हो सकती है और एलर्जी भी हो सकता है मिल्क में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हों जिससे बच्चों को क्या करते हैं, एलर्जी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट
Small quantities of water with sugar and salt can be given during. शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा के दौरान दी जा सकती है। जब क्या इसमें कौन सा ऐसा सिम्टम्स होता है, तो उसमें शक्कर और नमक के साथ थोड़ी सी मात्रा चीनी की डाल के दी जाती है। इसमें के उल्टी में क्या कहते हैं, शक्कर और नमक के साथ थोड़ी जल मिला के दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, क्या डिहाइड्रेशन हो तो इससे क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है, इसीलिए शक्कर नमक और पानी मिला के थोड़ा सा एज अ ग्लूकोज के ORS घोल टाइप का दे देते हैं। जुकाम में तो देते नहीं है, कॉलिक में भी नहीं देते हैं, टॉन्सिल में भी नहीं देते हैं। नेक्स्ट है डाटा डेवलपमेंट मीन्स द प्रोग्रेस इन कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट। डाटा विकास का अर्थ है कि शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विकास है जिसमें शरीर की गतियों पर नियंत्रण होता है। शरीर की गतियों पर नियंत्रण किसमें होता है? मोटर। ये मोटर स्किल मैनेजमेंट ही है, या मोटर स्किल भी है, मोटर डेवलप, एक मोटर स्किल मैनेजमेंट में ही होता है, FRM में होता है, और मोटर डेवलपमेंट किसमें होता है? CD में होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है। मोटर में क्या आता है? आपकी पूरे बॉडी का मूवमेंट, मतलब एक फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है बच्चों में जब होता है, छोटे हाथों का, पैरों का, मतलब एकदम फाइन वर्क जो करते हैं, फाइन वर्क डेवलपमेंट जो करते हैं। यहाँ पे कौन सा होगा? मोटर डेवलपमेंट, प्रेरण। नेक्स्ट, नेल बाइटिंग एंड थंब सकिंग कैन बी इग्नोर्ड टिल द एज ऑफ। नाखून काटना और अंगूठा चूसना आयु तक नजरअंदाज किया जाता है। किस आयु तक? नाखून काटना और नाखून का अंगूठा चूसना इग्नोर किया जा सकता है, मतलब ध्यान नहीं दिया जा सकता है। वैसे जो बच्चों में ये होता है नेल बाइटिंग थंब सकिंग, बताया गया है जो थ्योरी में, 5 ईयर्स तक क्या होता है कि बच्चे जनरली बंद ही कर देते हैं थंब सकिंग या नेल बाइट करना स्टार्ट। लेकिन ये नॉर्मल पाया गया 5 से 11 साल। कुछ लोगों ने 5 से 11 साल के बीच में दिया है, कुछ लोगों ने 5 से 13 साल के बीच में, कि बच्चों में नेल बाइटिंग या थंब सकिंग तब भी सिम्टम्स होते रहे। लेकिन अगर 11-13 साल तक के बीच में हो रहा है तब कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद हो रहा है तब ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा था नहीं कि जो पार्टिकुलर ऐसे दे दिया होता, तो वैसे भी जब आंसर की आई थी तो इसको मतलब सबको मार्क्स मिले थे इसके। जनरली क्या होता है 5 साल में बच्चे बंद कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 5 to 11 ईयर्स दिया होता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। नाखून काटना और अंगूठा चूसना वही था क्वेश्चन। नेक्स्ट था that इज यूज टू प्रिपेयर सोप। साबुन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? बेसन यूज करते हैं, या राइस, या ज्वार, या बाजरा? ज्वार बाजरा। क्या यूज करते हैं? बेसन यूज करते हैं। नेक्स्ट, डाटर इज द फियर प्रोवोकिंग स्टिमुलाई फॉर यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला उद्दीपक या स्टिमुलाई कौन सा हो सकता है? कन्वर्सेशन, बातचीत तो होगी नहीं, कभी बच्चे में बातचीत से तो डर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है सोच, थिंकिंग, तो बच्चों में कोई इसका औचित्य ही नहीं बन रहा है। दयालुता, दयालुता अगर आप किसी के ऊपर दयाल होंगे तो कौन डरेगा, चाहे बच्चा हो या बड़े हो, कोई नहीं डरेगा। एकाकीपन, अकेलापन क्या होता है? कोई भी हो, जनरली बच्चों में अकेलापन भी डर का कारण हो सकता है। मान लीजिए किसी बच्चे को बंद करके कमरे में छोड़ दिया या कहीं अकेले छोड़ दिया तो बच्चा वैसे ही रोने लगता है, डरने लगता है। नेक्स्ट है डाइट इज द ड्यू टू सीवियर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज इन द डाइट। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। कौन सी बीमारी होती है? मैरेस्मस, स्कर्वी, या बेरी या ग्वाइटर? कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से क्या होता है? मैरेस्मस होता है। और इसमें क्वाशिरकोर होता है, वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। ओनली वो प्रोटीन की कमी से होता है, और जो मैरेस्मस होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद 65 के बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 65 के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।